चलिए। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हिश तिवारी आपका बड़ा भाई आपके सामने आ चुका हूँ आज के बहुत ही प्यारे से शानदार से सेशन को लेके। तो मेरे सभी छोटे भाई बहनों का आप सभी के इस प्यारे से परिवार पे स्वागत है जिसका नाम है क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर। तो साथियों देखिए, आज की क्लास के अंदर मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको एएलपी के अंदर आने वाली साइंस के बारे में बहुत डिटेल से सब कुछ बताने वाला हूँ। आप यकीन मानेगा कि किस प्रकार से रेलवेज अभी जो एएलपी की वैकेंसी हमारी लेके आने वाला है उसके अंदर किस प्रकार से आपके कितने हाई लेवल के कितने बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करने वाले हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि आप यहाँ पे हमारे साथ देखिए पाने वाले हैं सबसे बेस्ट कंसेप्ट को। तो शुरू करते हैं साथियों आज की बहुत ही शानदार प्यारी सी क्लास को। मैं चाहूंगा कि मेरे जितने भी छोटे भाई बहन हैं वो सबके सब इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें, इस परिवार को सब्सक्राइब करें। देखिए साथियों, ये क्लासेस आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए शुरू की जानी है ताकि आप यहाँ पे साइंस की जो प्रैक्टिस है वो सही तरीके से कर पाए। तो ये जिम्मेदारी आपके बड़े भाई ने उठाई है। और हमेशा याद रखना साथियों कि जो क्वालिटी होती है ना वो क्वांटिटी पर ज्यादा भारी पड़ती है। तो बेटा ये जो क्लास है क्वालिटी वाली क्लास है, आप ये फील कर पाएंगे कि ये क्लास के अंदर मैं आपको जो कंटेंट देने वाला हूं, जो कंसेप्ट देने वाला हूं, वो कंसेप्ट आपके रेलवेज के सभी एग्जामिनेशन के लिए वैलिड होने वाले हैं। चाहे वो एलपी हो, आरआरबी के अंदर आने वाली हमारी आरपीएफ ही है, एसआई की है, टेक्नीशियंस की वैकेंसीज है जो हमारी एएलपी के साथ निकलती है, ग्रुप डी है, पैरामेडिकल से जेई है। आप ये मान के चलना कि सभी वैकेंसीज के लिए आपको सिर्फ एक ही बार पढ़ना और ढंग से पढ़ना है, अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे छोटे भाई बहन तैयार हैं? जल्दी से बताइए मुझे कमेंट के अंदर, आर यू रेडी फॉर सच अ लवली क्लास? एक बार कमेंट में बताइए जल्दी से। और जिन साथियों ने क्लास को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। पहली बात यह है, देखिए सर्दी का मौसम है साथियों, और सर्दी के मौसम में जानता हूं कि आप सुबह सुबह अभी उठ के बैठे होंगे। ठंड का मौसम है, कोई दिक्कत नहीं है, गर्माहट हम पैदा कर देंगे आपके अंदर, आपके रगों के अंदर। चलो तो शुरू करते हैं साथियों पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए बताइए जल्दी से। देखिए सूर्य की ऊर्जा का जो कारण है वो कौन सा माना गया? बहुत इजी क्वेश्चन है कि इसके जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ी सी मैं बताने वाला हूं, देखिए ध्यान से बच्चे सुनो। तो हम जब बात करते हैं सूर्य की ऊर्जा के कारण के बारे में, तो सूर्य देखिए बच्चे एक तारा है, सिंपल सी बात है, सन इज अ स्टार, फैक्ट है ये। बेटा ये क्लास रोज होने वाली है सुबह 9 बजे, ठीक है, डोंट वरी। तो सुबह 9 बजे ये क्लास होने वाली है, बहुत ही बढ़िया क्लास होने वाली है, टेंशन ना लीजिएगा। और सबके सब बेटा क्लास को जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिएगा अच्छी तरीके से। देखिए ध्यान से, हम जब बात करते हैं सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण किसे माना गया, नाभिकीय संलयन को या नाभिकीय विखंडन को। तो बेटा यहाँ पे जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं नाभिकीय संलयन। सर नाभिकीय संलयन का मतलब क्या होता है, विखंडन का मतलब क्या होता है? देखिए ध्यान से बच्चे सुनो। नाभिकीय संलयन वो प्रोसेस होती है जिसमें छोटे छोटे पदार्थ मिलके बेटा बड़े तत्व का निर्माण करते हैं। ये फैक्ट आप यहाँ पे समझिएगा। इसका मतलब क्या है, देखिए भैया, अगर मैं एग्जांपल लूं सूर्य के बारे में, तो सूर्य के अंदर 4 हाइड्रोजन मिलके देखिए बच्चे एक हीलियम का निर्माण करते हैं। अब ये बताओ मुझे छोटा सा पॉइंट, हाइड्रोजन छोटा है, बिल्कुल छोटा है सर, हीलियम कैसा है, बड़ा है। तो जब छोटे तत्व मिलके बड़े का निर्माण करते हैं उसे क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन बोलते हैं। और आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हमारे शरीर के, देखिए हमारे आसपास मिलने वाला बॉम्ब होता है बेटा जिसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब। तो हाइड्रोजन बॉम्ब भी किस सिद्धांत पे काम करता है, नाभिकीय संलयन पे काम करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है। ये फैक्ट समझ गए, गलती मत करना। अब सर यहाँ पे एक और दिया गया जिसे बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। देखिए न्यूक्लियर फिजन बेटा होता है कि जब यहाँ पे बड़ा जो परमाणु होता है ना वो टूट जाता है किसमें, देखिए छोटे छोटे परमाणु में। देखिए तो जब यहाँ पे बड़ा परमाणु छोटे छोटे परमाणु में टूट जाए उसे बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। और इसमें काम करने वाला जो बॉम्ब है बच्चे वो है एटम बॉम्ब। ये फैक्ट भी यहाँ पे समझना, क्योंकि हम जब बात करेंगे बेटा सूर्य के बारे में, तो सन हमारा तारा है जिसकी खुद की एक ऊर्जा बनती है। तो सूर्य के अंदर होने वाली जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं नाभिकीय संलयन की प्रोसेस है। यहाँ पे हम जब बात करते हैं बेटा तो ये फैक्ट आप समझना, ठीक है। तो सूर्य की ऊर्जा का जो कारण है वो क्या है, नाभिकीय विखंडन है? नहीं है, नाभिकीय संलयन है। अच्छा क्वेश्चन है, गलती मत करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। द पीएच स्केल हैड बीन गिवन बाय। अब देखिए हम जब बात करते हैं पीएच स्केल के बारे में, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है जो आपसे एग्जामिनेशन में सीधे सीधे पूछा जाएगा। देखिए बच्चे ध्यान से, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे पीएच के बारे में, तो अब पीएच का देखिए बेटा मतलब क्या है, तो ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझिए। तो देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं प्रोटॉन्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। देखिए तो प्रोटॉन्स ऑफ हाइड्रोजन की बात की जा रही है, और यहाँ पे प्रोटॉन्स का बेटा देखिए सिंपल सिंपल सा मतलब है पोटेंशियल के बारे में। पोटेंशियल का मतलब है कि किसी के अंदर हाइड्रोजन की कितनी क्षमता है उसको बता दीजिए ध्यान से। आपको मैं छोटा सा कंसेप्ट है जो बताना चाहता हूं। देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति हुए थे जिनका नाम है आर्हेनियस, नाम सुना आपने? देखिए ध्यान से आर्हेनियस के बारे में। आर्हेनियस ने ये कहा था कि अगर किसी पानी में या किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर H+ के आयन निकलते हैं तो उसमें एसिडिटी मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी।
मतलब किसके अंदर H+ निकलते हैं वो यहाँ पे उसके एसिडिक नेचर को डिफाइन करता है। इसी बात का यूज करके देखिए बच्चे, एक व्यक्ति ने दिमाग लगाया, उन्होंने बोला कि यार अगर हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा निकलती है तो उसकी पोटेंशियल भी होगी, और उस पोटेंशियल के आधार पे एक स्केल बनी है जिसे बोलते हैं कौन सी बच्चे, पीएच स्केल बोलते हैं। अगर हम पीएच स्केल की बात करेंगे तो पीएच स्केल को डिस्कवर करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे सोरेनसन। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा बनता है, गलती मत करना, बहुत प्यारा क्वेश्चन देखिए बनेगा, सुनो। अब क्वेश्चन बनता है सर कब डिस्कवरी की थी, कैसे डिस्कवरी की थी, तो बात चल रही है 1909 की। इनका जो पूरा नाम है देखिए बच्चे वो है सोरेन सोरेनसन। तो सोरेन सोरेनसन के द्वारा यहाँ पे पीएच स्केल की जो डिस्कवरी है वो यहाँ पे की जा रही है। इन्होंने पीएच स्केल का निर्माण किया है और ये बात करता है पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन के बारे में। लॉजिक क्लियर है सारी बातें। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूँ, सुनो, बहुत प्यारा क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पीएच स्केल को डिफाइन कैसे किया जाता है, तो पीएच स्केल को देखिए बेटा डिफाइन करते हैं माइनस के लॉग ई टू द पावर यहाँ पे H+ आयन से। ये यहाँ पे देखिए बच्चे इसका एक यहाँ पे फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो समझा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। ये हमारे सामने पीएच स्केल दी गई है, बोलो हाँ या ना। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आप ये नोटिस कर पाएंगे बच्चे कि जो 7 नंबर होता है वो न्यूट्रल हो जाता है, देखिए। तो ये जो 7 नंबर है पीएच का, ये देखिए कैसा बच्चे, न्यूट्रल है, मतलब उदासीन है। अब 7 से कम जाने पर अम्लीपन बढ़ेगा, अम्लीय नेचर बढ़ जाएगा, और 7 से ज्यादा जाने पर जो बेसिक नेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो पीएच स्केल की अगर मैं बात करूंगा तो 0 से लेके लेके यहाँ पे 14 तक की जो संख्या है वो यहाँ पे दी गई है। अगर हम 7 की बात करते हैं तो 7 इज न्यूट्रल, जैसे पानी है हमारा, तो पानी कैसा, न्यूट्रल है। अगर हम 7 से कम जाना शुरू कर देंगे तो हमारा जो एसिडिक नेचर है, मतलब हमारा जो अम्लीय नेचर है, अम्लीय प्रभाव है, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक बात को और समझिए ध्यान से, जरूरी नहीं है कि अम्लीय प्रभाव के कारण यहां पे क्षारीय प्रभाव नहीं होगा। मतलब अगर एसिडिक नेचर है तो बेसिक नेचर नहीं होगा, एसिडिक नेचर बढ़ेगा और बेसिक नेचर कम हो जाएगा। लॉजिक समझ गए। इसी तरह से हम जब बात करते हैं, यदि मैं 7 से आगे चलता हूं तो 7 से आगे जाने पर जो बेसिक नेचर है, जो बेसिक नेचर है वो बढ़ेगा, और जो एसिडिक नेचर है बेटा वो कम हो जाएगा। तो एसिड और बेस दोनों एक साथ रहते हैं, बस एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज यहां पे कम हो जाती है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ गए, गलती मत कीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जल्दी से बताइए। द कॉइल इन अ हीटर इज मेड अप ऑफ। अब देखिए ये क्वेश्चन इतना मजेदार है और ये बहुत बार क्वेश्चन देखिए रिपीट भी हुआ है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को स्पेसिफिकली यहाँ पे उठाया हुआ भी है। देखिए हम जब बात करते हैं बेटा यहाँ पे साइंस के, मैं बेस्ट कंसेप्ट देने वाला हूँ, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा, मजा आ जाएगा। देखिए ध्यान से, अगर हम बात करते हैं, देखिए द कॉइल ऑफ द हीटर, ये जो हीटर है इसका जो कॉइल है किससे बना हुआ है, तो कॉइल ऑफ द हीटर इज मेड अप ऑफ, ये किससे बना हुआ है देखिए बच्चे, तो ये बना हुआ है निक्रोम से। किससे बना है, नेक्रोम से बना हुआ है। अब इस छोटे से कंसेप्ट को समझिएगा। सर निक्रोम कैसे धातु है, ये तो मैंने पहले कभी नहीं पढ़ी है। निक्रोम बेटा कोई धातु वातु नहीं है, मतलब आपको मैं बता दूं ये जमीन से प्राप्त नहीं होती है, इसे बनाया जाता है, और जिसे देखिए इंडस्ट्रीज में बनाते हैं उसे हम बोलते हैं अलॉयज। क्या बोलते हैं, अलॉयज बोलते हैं। तो पहली पॉइंट ये समझिएगा कि हम जब बात करेंगे तो ये वास्तव में क्या है देखिए बच्चे, अलॉय है। अलॉय को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसे हिंदी में देखिए साथियों बोलते हैं मिश्र धातु। क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं। सर ऐसा क्यों कहा गया, इसका रीजन ये है, क्या आप इसे पीरियोडिक टेबल में प्राप्त कर पाएंगे, क्या ये हमें आवर्त सारणी में मिलती है, बिल्कुल नहीं मिलती है। अब ये क्वेश्चन बनता है सर कि बनती कैसे है, तो ये बनती है दो धातुओं को मिलाकर। देखिए तो पहला है निकल, सुनो ध्यान से, तो यहां पर पहली जो हमारी मेटल मिलती है वो कौन सी है, निकल है, और दूसरी यहां पे देखिए मिलने वाली जो धातु इसे बोलते हैं क्रोमियम। कौन सी बोलती है, क्रोमियम बोलते हैं। तो निकल और क्रोमियम को मिलाने से यहां पे नाइक्रोम का निर्माण होता है, और नाइक्रोम की हम जब बात करेंगे बच्चे तो इसे हमने ट्रांजिशन मेटल में शामिल किया हुआ है। ये भी क्वेश्चन देखिए बन जाता है कि सर ये किस तरह के मेटल्स में शामिल है, तो ये एक तरह के देखिए बेटा ट्रांजिशनल मेटल्स में शामिल है। अब भैया ये सब क्या होता है, देखिए हम मेटल्स को पढ़ेंगे कि मेटल्स को हमने बहुत सारे पार्ट्स में तोड़ा हुआ है, जिसमें कुछ हमारे लाइट मेटल्स होते हैं, कुछ हमारे हैवी मेटल्स होते हैं, कुछ हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा बदल जाती है, और इनका हम यूज करते हैं हाई रेजिस्टेंस के लिए, और हाई रेजिस्टेंस के कारण ही बेटा इनके अंदर लाइटनिंग और यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट आता है। अब भैया क्या बात कर दी, इतनी सारी बातें, यस ये सब चीज हम धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं, बहुत बड़ी तरीके से पढ़ेंगे, लॉजिकली है। तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो हीटर के लिए हम जो यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं बच्चे, तो आंसर है नाइक्रोम बोलते हैं। ये फैक्ट आप समझो। अब एक बात को और सुनो, देखिए आपने यहाँ पे बिजली का बल्ब देखा होगा, बल्ब, बोलो हाँ ना, तो बल्ब के अंदर देखिए बच्चे, बिजली के बल्ब के अंदर फिलामेंट बनता है, बोलो।
तो फिलामेंट का जो निर्माण होता है वो होता है टंगस्टन से। आप मुझे जरा जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा बहुत ही अच्छी तरीके से कि भैया ये जो टंगस्टन है, टंगस्टन, इसका यहाँ पे टंगस्टन का सिंबल क्या है, मतलब हम जब बात करते हैं इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है हमारी आवर्त सारणी में। जल्दी से बताओ मुझे कमेंट करना, मैं वेट कर रहा हूं तुम लोगों का, ठीक है। मतलब बिजली के बल्ब के अंदर जो फिलामेंट हम बनाते हैं ये किससे बनता है, देखिए बच्चे टंगस्टन से बनता है। और टंगस्टन की अगर मैं बात करूं इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझा देता हूं। अगर मैं टंगस्टन की बात करूं देखिए बच्चे, तो टंगस्टन का जो एटॉमिक नंबर है ना वो 74 है, और इससे देखिए सिंबल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि हमारी आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में इसे रिप्रेजेंट किया जाता है फ्रॉम द लेटर डब्ल्यू, किससे, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, गलती मत करना। अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर का सबसे ज्यादा जो उत्पादन है देखिए बच्चे वो मध्य प्रदेश में करते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। और हम लोहे की बात करते थे, लोहा हमारा Fe हो जाता है। ये छोटी सी बात क्लियर है सारी की सारी, गलती मत करना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन दी, ओहो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि एक खगोलीय इकाई यहाँ पे किस किस के बीच की एक औसत दूरी है। अब ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझना, बहुत प्यारा प्यारा कंसेप्ट है, देखिए मैं बताने वाला हूँ। बेटा प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास समय बहुत कम है, देखिए मेरे पास 1 घंटे का सेशन मिला हुआ है, और मैं चाहता हूं कि इस 1 घंटे के सेशन में आपको कंसेप्ट के साथ पढ़ाऊं। आप ये देख पाएंगे कि मैंने जितने भी क्वेश्चन अभी तक कराए हैं वो सब मैं सब कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं। मैं आपको यहाँ पे साइंस के बेस्ट कंसेप्ट देने वाला हूं, और ये फील अप कर पाएंगे कि भैया जो पढ़ा रहे हैं वो वास्तव में कंसेप्टली है। मैं किसी भी क्वेश्चन का बेटा एक्सप्लेनेशन ऐसे नहीं पढ़ा रहा कि हाँ जाओ हवा में मार दिया। आप समझो जो मैं कह रहा हूं, ठीक है। और ये कमेंट तुम्हारा आनी चाहिए। देखिए अब यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट सुनना, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है इसके अंदर, देखिए हम जब बात करते हैं बेटा हमारी पृथ्वी और सूर्य के बारे में, तो हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच में यहाँ पे एक एवरेज डिस्टेंस मिलती है जिसे हम क्या बोलते हैं, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। अब जरा समझना, यहाँ पर एक व्यक्ति आए थे जिनका नाम था केपलर। तो केपलर के देखिए बेटा लॉ थे, केपलर के नियम थे, किसके बच्चे, तो आंसर है प्लैनेटरी मोशन के। मतलब हमारे जो पिंड, हमारे जो ग्रह होते हैं, तो उसके इन्होंने नियम दिए थे, और इसके इन्होंने बेटा 3 नियम दिए। कितने नियम दिए, 3 टोटल नियम दिए थे। उसी नियम में से ये कहा था कि सारे के सारे प्लैनेट देखिए बेटा इलिप्टिकल पाथ में, किसमें, इलिप्टिकल पाथ में यहाँ पे सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और इलिप्टिकल पाथ को बच्चे हिंदी में कहते हैं दीर्घवृत्ताकार। क्या बोलते हैं, दीर्घवृत्ताकार बोलते हैं। अब जो यहाँ पे मैथमेटिक्स से होंगे उनको पता होगा कि इसकी जो इसेंट्रिसिटी होती है बच्चे वो <1 होती है। ये फैक्ट आप यहाँ पे समझो, ठीक है। सर ये बिहार एसएससी के लिए जरूरी है बेटा, बहुत जरूरी है। कंसेप्ट को पकड़ो ना आप लोग, आप ऊपर मत देखो क्या लिखा हुआ है, आप तो बस ये देखो कि साइंस बेस्ट कंसेप्ट है, बस खत्म। अब जहां जहां पे साइंस आती है वहां वहां पे ये क्लासेस आपके लिए जरूरी होने वाली है। और भैया भी जो पढ़ा रहे हैं बेटा, भैया के कंसेप्ट को सुनो ना जो मैं बता रहा हूं, इधर देखो सबके सब। तो यहाँ पे केपलर चाचा आए थे, और केपलर चाचा ने कहा था कि मैं तुम्हें 3 नियम दे रहा हूं, और ये 3 नियम के माध्यम से आप यहाँ पे ब्रह्मांड की जितने भी यहाँ पे गति होती है उन सबको बता सकते हैं। तो इनके नियम बहुत अच्छे माने जाते हैं, और यही रीजन है साथियों कि इन्हें बोलते हैं द फादर ऑफ द मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी। मतलब यहाँ पे आधुनिक जो हमारा खगोल विज्ञान है ना उसके जनक कहे जाते हैं। कौन, यहाँ पे केपलर चाचा। अब केपलर ने ये बताया था कि हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, बिल्कुल लगाती है साहब। कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, बिल्कुल सही बात है। और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है किस तरह से, वृत्ताकार में, दीर्घवृत्ताकार में, दीर्घवृत्ताकार में। दीर्घवृत्ताकार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इलिप्स बोलते हैं। अब जो विद्यार्थी मैथमेटिक बैकग्राउंड के होंगे, जो मैथ्स के बैकग्राउंड के विद्यार्थी होंगे, समझो ध्यान से, उनको ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा। अब यहाँ पे जरा फैक्ट को समझिएगा, बहुत ही बढ़िया। एक विद्यार्थी बोला सर बहुत कतई जरा स्मार्ट लग रहे हो। नालायक बेटा, स्मार्ट नहीं हूं मैं, हैंडसम हूं। स्मार्ट तो फोन होते हैं, सुनो ध्यान से, मैं तो हैंडसम हूं, समझ लो, कतई जहर। देखो भैया देखो, अब इस छोटे से कंसेप्ट को सुनने का, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, देखिए जो मैं बताने वाला हूं इसको देखिए भैया। आप यहाँ पे नोटिस कर पाएंगे कि हमारे पृथ्वी की जब बात करेंगे तो यहाँ पे सूर्य है, बोलो हाँ या ना। तो हमारी पृथ्वी जब सूर्य के चक्कर लगाती है तो एक ऐसी कंडीशन बनती है जब हमारी पृथ्वी बहुत ज्यादा पास में है, और एक कंडीशन ऐसी है जब पृथ्वी बहुत ज्यादा दूरी पर है। अब इस वाली कंडीशन को देखिए, तो 2 कंडीशन बनती है पृथ्वी की जब सूर्य के चक्कर लगाती है। हमारी जब अर्थ यहाँ पे सूर्य का चक्कर लगाती है तो 2 कंडीशंस बनती हैं। सर 2 कंडीशंस कौन कौन सी हैं, बता दी। तो पहली कंडीशन ये है कि जब हमारी पृथ्वी सूर्य के बहुत ज्यादा दूर हो जाए, और दूसरी कंडीशन क्या है, जब हमारी पृथ्वी सूर्य के बहुत ज्यादा पास हो जाए। और इन दोनों की जो एवरेज डिस्टेंस होती है उसे हम बोलते हैं वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या बोलते हैं, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। सुनो, अब जब पृथ्वी सूर्य के बहुत ज्यादा पास में है तो ऐसी कंडीशन को देखिए बच्चे हिंदी में बोलते हैं उपसौर। क्या बोलते हैं, उपसौर बोलते हैं। इसको देखिए बच्चे बोलते हैं पेरिहीलियन। क्या बोलते हैं, पेरिहीलियन बोलते हैं। फैक्ट यहां पे समझना,
और ये कंडीशन देखिए बेटा बनती है 3 जनवरी को। कब बनती है? 3 जनवरी को बनती है। इसमें गलती मत कीजिएगा। चलो, जब पृथ्वी और सूर्य बहुत ज्यादा दूर हो जाए तो ऐसी कंडीशन को देखिए बच्चे बोलते हैं अपसौर। इस कंडीशन को देखिए बच्चे बोलते हैं एपिहेलियन। क्या बोलते हैं? एपिहेलियन। और ये कंडीशन देखिए बेटा बनती है 4 जुलाई को। ये लिख लो भी सबके सब, मैं आपको सारी बातें बता रहा हूं, बहुत ही बढ़िया। और हमारे पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होती है इसे बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसकी वैल्यू होती है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर्स। ये अगर इतना लिख दिया ना तो कभी भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। लॉजिकली ये सारी बातें, तो उसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए, तो आंसर है अर्थ एंड दी सन हो जाएगा। ये फैक्ट आप यहाँ पे समझो। उपसौर नहीं बेटा, उपसौर 4 जुलाई को। अपसौर उपसौर क्या कर रहे हो तुम लोग, नालायक, सुनो ध्यान से। उपसौर 3 जनवरी को होती है, अपसौर 4 जुलाई को होती है। उपसौर की बेटा मतलब होता है जब पृथ्वी सूर्य बहुत ज्यादा पास में होते हैं, और 3 जनवरी को होती है। सर क्या बात कर रहे हो बेटा, ऐसा क्यों होगा ना, ऐसा क्यों होगा सर? 3 जनवरी को तो सर सर्दी पड़ती है, गर्मी होनी चाहिए। नालायक सुनो, हमारी पृथ्वी पर हमारा सिर्फ भारत देश नहीं है, इस समय हमारा भारत सूर्य के पीछे है, मतलब यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में है। और उत्तरी गोलार्ध कहां पर है? सूर्य के पीछे की तरफ है। ये फैक्ट आप यहाँ पे समझो, छोटा सा पॉइंट है। मतलब हम जब बात करते हैं 3 जनवरी को, हमारी जो पृथ्वी पर हमारा जो भारत है वो कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। और नॉर्थ हेमिस्फीयर अभी सूर्य के पीछे है, तो सूर्य के पीछे होने के कारण यहाँ पे ठंड का मौसम पड़ता है। ये लॉजिक है। ज्योग्राफी में पढ़ोगे आप लोग मेरे से? जल्दी बताओ कॉमेंट के अंदर। पहले जरा ये सब छोड़ो, ये बताओ मुझे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, कंसेप्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तुम्हारा सुबह सुबह उठना यहाँ पे वैलिड है कि नहीं है? जल्दी बताओ सबके सब, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट के अंदर। मैं तुम्हारे कमेंट का वेट कर रहा हूं, और मुझे हर एक विद्यार्थी का कमेंट चाहिए इस क्लास के एंड होने के बाद। बेटा सुबह सुबह सोचो, अपनी नींद वींद छोड़कर आप लोगों के लिए इतना शानदार कंटेंट लेके आया हूं, तो ये मुझे चाहिए आप लोगों के लिए, ठीक है? कमेंट चाहिए मुझे हर एक विद्यार्थी का, हर एक विद्यार्थी का। चलो चलो शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बताइए जल्दी से। देखिए, ये हमारी बात मैंने कर दी है। द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। देखो, छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है, सुनो ध्यान से। हम जब बात करेंगे बच्चे, तो यहाँ पे एक नियम याद कीजिएगा आप थोड़ा सा। और यहाँ पे देखिए बच्चे, एक नियम आने वाला है जिसका नाम है ओम्स का नियम, जिसे हम बोलते हैं देखिए ओम्स का लॉ। अब ओम्स का लॉ ये बोलता है कि अगर मैं बाकी सभी कंडीशंस को कांस्टेंट कर दूं, सुनो ध्यान से, बाकी सभी कंडीशंस को कांस्टेंट कर दूं, टेम्परेचर और हर चीज को, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो। मतलब यहाँ पे किसी भी कंडक्टर के थ्रू, किसी भी यहाँ पे चालक के थ्रू बहने वाला जो विद्युत धारा होती है वो उसके विभव अंतर के समानांतर हो जाती है, समानुपाती हो जाती है। इसका मतलब है द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो। ये बात कही जा रही है। अब हमने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है साथियों कि जब भी यहाँ पे इस प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है। देखो ध्यान से, तो यहाँ पे आ जाएगा V इक्वल्स टू आई आर। और ये जो V इक्वल्स टू आई आर आया है ना, इसी को देखिए बच्चे बनाया गया है हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस की परिभाषा के लिए। अब ये क्या क्या है जरा मैं समझाता हूँ। देखिए, छोटा छोटा सा पॉइंट है, आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे ये सर क्या क्या दिया गया है। देखो ध्यान से, अब हम जब बात करते हैं बच्चे इनके बारे में, तो इसको देखिए बच्चे, हमने नाम दिया है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस को बेटा हिंदी में क्या कहा जाता है? विभवांतर। क्या बोलते हैं? विभवांतर बोलते हैं। इसकी हम देखिए जब बात करते हैं बेटा, तो आई का मतलब हमारा करंट से है, और आर का देखिए बेटा जो मतलब है वो हमारा किससे है? देखिए रेजिस्टेंस से है। किससे? रेजिस्टेंस से है, जिसे हम प्रतिरोध बोलते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर हमें तो प्रतिरोध ही निकालना है। ये फैक्ट आप यहाँ पे समझिएगा। प्रतिरोध की हम देखिए जब बात करते हैं बच्चे, प्रतिरोध निकालना है, तो यहाँ पे आर क्या बनेगा? तो आर हमारा सिंपल सा बन जाएगा देखिए बच्चे V अपॉन आई। बोलो हाँ या ना, ऐसे बनेगा। अब देखो क्या मस्त कंसेप्ट है, क्या मस्त कतई जर कंसेप्ट है। देखिए V देखिए बच्चे किस में है? वोल्ट में है। आई किस में देखिए बच्चे? तो आंसर है एम्पियर में है। और वोल्ट बटे एम्पियर हमारा देखिए बनता है ओम, और जिसको देखिए इस प्रकार से सिंबलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन देखिए बनता है बहुत ही बढ़िया कि हमारा इसका क्या बनेगा? तो आंसर है ओम बन जाएगा। तो ओम इज द राइट आंसर। अच्छा, एक चीज को और सुन लो सबके सब, जाते जाते देखो, अगर मैं बताऊं कि यहाँ पे ग्राफ बता दीजिए, ग्राफ कैसे बनने वाला है। एक सेकेंड, ये मैं देखिए बता देता हूं, सुनो आपको। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जामिनेशन के अंदर कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में क्या ग्राफ बनेगा, देखो अगर मान के चलो कि ये हमारा V है, V मतलब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, सुनो ध्यान से, और ये I है देखिए बच्चे, I हमारा क्या है? करंट है। तो V और I के बीच में आने वाला जो पॉइंट होता है उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस देखिए बेटा निकलने वाला है फ्रॉम दिस ओरिजिन। कहां से निकलता है? ओरिजिन से। और ये ओम्स लॉ का जो ग्राफ है ये मैंने छोटा सा बता दिया है, गलती मत करना, ठीक है? चलो
बेटा देखो छोटा सा पॉइंट है बेटा, कंसेप्ट मैं जो पढ़ा रहा हूँ एप्लीकेशन पे पढ़ा रहा हूँ, बहुत डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। डेली शाम के 5 बजे मेरी क्लास होती है एप्लीकेशन पे बहुत ही बढ़िया तरीके से। लेकिन बेटा कंसेप्ट को यूट्यूब पे पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, मैं क्वेश्चंस के थ्रू बहुत सारे कंसेप्ट को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप मेरी बात को समझो जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। मैं कंसेप्ट में किसी प्रकार से कोई कमी नहीं कर रहा, लेकिन आप यहाँ पे समझो बेटा कि आपको अगर कंप्लीट कंसेप्ट पढ़ने हैं, पूरी चीजें पढ़नी है, तो आपको बेटा फैक्ट है एप्लीकेशन पे आना ही पड़ेगा। और इसको लेके मैंने कल बहुत अच्छी वीडियो भी बनाई हुई है। आप ये मत सोचना भैया आप तो प्रचार करने के लिए आए हैं, बेटा प्रचार नहीं कर रहा, मैं पढ़ा रहा हूं और दम से पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा रहा हूं। मैं आपको लप्पू से क्वेश्चन कराने के लिए नहीं आया, कंसेप्ट पढ़ाने के लिए आया हूं। पढ़ो यहाँ पे आराम से, देखिए। अब यहाँ पे छोटे छोटे से फैक्ट और बनते हैं सर कि हमारा जो प्रतिरोध है, हमारी जो रेजिस्टेंस है, किस किस पे डिपेंड करती है, ये फैक्ट आप यहाँ पे समझिए। तो देखिए प्रतिरोध हमारा डिपेंड करता है लंबाई पर, तो लंबाई की देखिए प्रोपोर्शनल होता है। प्रतिरोध की देखिए बेटा बात करते हैं तो प्रतिरोध यहाँ पे एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और साथ ही साथ देखिए प्रतिरोध की हम बात करते हैं बेटा, तो प्रतिरोध यहाँ पे टेम्परेचर की भी प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे छोटा सा डायग्राम इस ठीक है, छोटा सा कंसेप्ट बनता है कि आर इक्वल्स टू रो, यहाँ पे एल बाय ए। इसका मतलब क्या है देखिए बच्चे ध्यान से, कि हम जब बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे लंबाई के समानुपाती है, विकर्मानुपाती है, समानुपाती है, इट इज प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल। इसका मतलब पता क्या है कि अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर एरिया घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और टेम्परेचर की कैसा है, समानुपाती है। ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं। चलो भैया जितने भी कंसेप्ट बनते थे मैंने सबके सब बता दिए, टेंशन ना लो ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से। देखिए द एसिड यूज इन दी आईज, देखिए हमारी आंख को धोने के लिए, हमारी आंखों को धोने के लिए हम जिस एसिड का यूज करते हैं ना बच्चे, उसे बोलते हैं बोरिक एसिड। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि जिस एसिड का हम यूज करते हैं आंखों को धोने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, बोरिक एसिड बोलते हैं। और बोरिक एसिड की हम जब बात करेंगे फॉर्मूला बनता है H3BO3। यहां पर सिंपल सा देखिए फॉर्मूला बनता है कौन सा, H3BO3 यहां पे फॉर्मूला बनने वाला है, गलती मत करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से। मैलिक एसिड यहां पे फाउंड इन, देखिए मैलिक एसिड किस में पाया जाता है बच्चे, देखिए तो मैलिक एसिड देखिए मिलता है किसमें, सेब में मिलता है। अगर हम विनेगर की बात करते हैं, विनेगर में कौन सा मिलता है, सिरका में देखिए बेटा कौन सा मिलता है, तो यहाँ पे देखिए मिलता है बच्चे कौन सा, एसिटिक एसिड मिलता है, सिंपल सी बात है। दूध में देखिए कौन सा पाया जाता है, तो आंसर है लैक्टिक एसिड मिलता है। हम जब नींबू की बात करते हैं तो नींबू में देखिए बच्चे कौन सा है, तो आंसर है सिट्रिक एसिड मिलता है। छोटा सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिड स्ट्रेंथ, ओ भाई साहब क्या कतई जहर क्वेश्चन आया, बताओ जल्दी से। इसका आंसर दे दिया तुम लोगों ने, मान जाऊंगा तुम्हारा कंसेप्ट बहुत प्यारा है। कतई जहर क्वेश्चन, कतई जहर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ HCl HI HBr HF क्या है बताइए जल्दी से। देखिए ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे आपको यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट है जो समझाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस छोटी सी बात को जरा समझाना है, इसको बताओ जल्दी से क्या होने वाला है। आप लोग चलो जब तक कमेंट करो, सी बोल रहे हैं आप लोग, अच्छा सी बोल रहे हैं, ओहो ये सी बोल रहे हैं। देखो भैया मैं बताता हूं, सुनो छोटा सा पॉइंट है। देखिए एसिड की यहाँ पे छोटी सी परिभाषा दी गई है कि जितनी जल्दी बच्चे H+ रिलीज होगा, जितनी जल्दी H+ निकलेगा वो उतना अच्छा एसिड होगा। अब H+ कब ज्यादा निकलेगा, जब हमारा बेटा बॉन्ड यहाँ पे कमजोर होगा या स्ट्रांग होगा। देखिए सिंपल सी बात है, अगर हमारे यहाँ पे बंद की बात करते हैं, बॉन्ड हमारा मजबूत होगा तो क्या जल्दी से H+ निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। तो हमारा बॉन्ड होना चाहिए कमजोर, मतलब हमारा जो बॉन्ड बनेगा, जो बंध बनेगा वो कमजोर होना चाहिए। अब हमें ये निकालना है कि इनमें से सबसे कमजोर बंध कौन सा है। जो सबसे कमजोर बंध होगा, जो सबसे कमजोर बंध होगा बेटा वो जल्दी से H+ निकालेगा, और जितनी जल्दी H+ निकालेगा वो उतना बढ़िया एसिड होने वाला है। इतना कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना। क्योंकि यहां पे सिंपल सी परिभाषा क्या दी गई है कि एसिड वो होते हैं जो H+ को रिलीज करते हैं। H+ को रिलीज करने का मतलब है भैया इनका जो बॉन्ड है वो मजबूत होना चाहिए, कमजोर होना चाहिए, कमजोर होना चाहिए, तभी तो H+ टूटेगा, सिंपल सी बात है। और इनमें से जो सबसे कमजोर बॉन्ड बनाएगा वो यहां पे जल्दी से एसिडिक हो जाएगा। अब हमें ये निकालना है कि भैया इनमें से सबसे कमजोर बॉन्ड किसका है। देखिए अब आपको मैं छोटा सा पॉइंट है जो समझाता हूं, इसको देखिए बच्चे, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। देखिए हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर बच्चे एक ग्रुप होता है जिसे बोलते हैं ग्रुप 17, और ग्रुप 17 को देखिए हमने एक नाम दिया जिसे बोलते हैं हेलोजन्स। क्या बोलते हैं, हेलोजन्स बोलते हैं। सुनो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिए बनता है, सुनो कि यहाँ पे ग्रुप 17 है और ग्रुप 17 को क्या कहा जाता है, देखिए बच्चे हेलोजन्स कहते हैं। सुनना जो मैं कह रहा हूं, बहुत प्यारा प्यारा कंसेप्ट है, देखिए बहुत प्यारा कंसेप्ट है, आप इसको भूलना नहीं गलती से। देखो अब हेलोजन्स की अगर मैं बात करूंगा तो हेलोजन्स में क्या क्या देखिए, तो इसमें फ्लोरीन है, इसमें क्लोरीन है,
फिर देखिए बच्चे ब्रोमीन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, और देखिए आयोडीन है, और यहाँ पे एस्टेटिन है। क्योंकि एस्टेटिन हमें नहीं दिया गया तो इसे हटा देंगे, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन देंगे, इसे बोलते हैं हैलोजेंस। क्लियर है सारी बातें? अब देखियो ऊपर से अगर मैं नीचे आता हूं, जरा समझना, छोटा सा पॉइंट है। अगर मैं ऊपर से कि बच्चे नीचे आता हूं तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा? तो ऊपर से नीचे आने पर हमारा साइज बढ़ेगा घटेगा? देखिए तो ऊपर से नीचे आने पर देखिए बच्चे हमारा जो साइज है देखिए वो बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, ये फैक्ट आप यहां पे समझना। अब ये तीनों के तीनों देखिए बच्चे, ये सबके सब देखिए हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे बंध का निर्माण करते हैं। देखिए अब आपको छोटा सा कंसेप्ट है जो समझाता हूं। देखिए अगर ये सारे के सारे हाइड्रोजन के साथ बंध का निर्माण करते हैं तो कुछ बॉन्ड ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा बॉन्ड बता रहा हूं। देखो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, सुनो 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 सुनो, देखो छोटा सा पॉइंट है। देखो ये हमारा प्यारा सा हाइड्रोजन है, दिखाई दिया आपको? ये हमारा प्यारा सा हाइड्रोजन है जो मैं देखो बना रहा हूं। सुनो सुनो, ये देखो ये मेरा प्यारा सा हाइड्रोजन है जो मैंने बना दिया। देखो यहाँ पे ये देखो, ये इधर सबके सब, अगर आप नोटिस कर पाएंगे, एक सेकंड बेटा, देखो तो ये मैंने देखो प्यारा सा हाइड्रोजन है जो यहाँ पे बना दिया है। अब जरा समझना कि कैसे बॉन्ड की यहाँ पे हम बात करने वाले। देखिए तो सबसे पहले हम देखिए फ्लोरीन की बात करते हैं, तो फ्लोरीन कहीं ना कहीं हाइड्रोजन के बराबर के ही साइज में। देखिए फिर यहाँ पे आता है क्लोरीन जो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। फिर देखिए बच्चे यहाँ पे ब्रोमीन बड़ा हो जाएगा, और हम देखिए जब बात करते हैं आयोडीन, इससे और बड़ा हो जाएगा। अब ध्यान से देखना बच्चे, छोटा सा पॉइंट है, कंसेप्चुअली सुनना, मैं जो बताने वाला हूँ बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, मतलब बोलोगे भैया मजा आ गया। देखो ध्यान से, रुक जाओ। देखिए अब जरा समझना, छोटा सा पॉइंट है। देखो यहाँ पे हमारा ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। अगर मैं बात करूं बच्चे यहाँ पे, तो ये देखिए हमारा फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, और ये आयोडीन है। अब ये बताओ कि ऊपर से नीचे आते समय यहाँ पे जो बॉन्ड है वो समान है, बदल रहा है? देखिए बदल रहा है। तो इसमें से जो एच एफ वाला बॉन्ड है देखिए बेटा वो बहुत अलग बन रहा है, मतलब एक बहुत बड़ा एक बहुत छोटा है, सिंपल सी बात है। तो ये बॉन्ड कैसा होने वाला है? देखिए बहुत ही ज्यादा मजबूत है, ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है, बहुत ही ज्यादा कमजोर है। ये कैसा बॉन्ड बनेगा? देखिए वीक बॉन्ड बनेगा, और जल्दी से देखिए बच्चे ब्रेक डाउन हो जाएगा, जल्दी से यहाँ पे टूट जाएगा। इसका मतलब है जो जितनी जल्दी टूटेगा वो उतनी जल्दी H प्लस निकालने वाला है। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया देखिए जो एसिडिक है वो कौन सा है? HI है। फिर देखिए बच्चे कौन सा है? HBr है। फिर यहाँ पे HCl है, और फिर देखिए हमारा HI है। क्या ये छोटा सा कॉन्सेप्ट चमका है कि नहीं चमका? जल्दी बताओ सबके साथ मुझे कमेंट के अंदर। तो हम जो बेटा यहाँ पे लगाने वाले ऑप्शन, वो हमारा ऑप्शन देखिए यहाँ पे कौन सा है? C है या B है? तो हमारा जो आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो C हो जाएगा। तो C इज द राइट आंसर। सबसे बढ़िया कौन सा है? HI, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। दिखा दिया कंसेप्ट? बोलो हाँ या ना। क्लियर सारी बातें? गलती मत करना, पहले बता रहा हूं बहुत प्यारा कंसेप्ट था। देखिए ध्यान से बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए जल्दी से। देखिए वही कंसेप्ट है जो आपको यहां पे मिलने वाला, बताइए जल्दी से कि अ बॉन्ड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स एंड एलिमेंट्स। देखिए बहुत प्यारा कंसेप्ट है, सुनो बहुत प्यारा कंसेप्ट है। देखिए हम जब बात करते हैं बेटा बॉन्ड के बारे में कि बंध बनता कैसे है, बॉन्ड बनता कैसे, देखिए ध्यान से, तो बॉन्ड के बारे में ये कहा जाता है कि दो यहाँ पे एलिमेंट्स मिलकर देखिए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये फैक्ट आप यहाँ पे समझिएगा। अब हमारा जो आयनिक बॉन्ड होता है, जिसे हम देखिए आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, ये देखिए बच्चे बनता है किसमें के? तो बनता है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। तो जहां पर धातु और अधातु देखिए आपको मिल जाएंगी, वहां पे लगा दीजिए कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं बच्चे, तो ये बनता है नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। तो यहाँ पे अधातु और अधातु के बीच में ये जो बंध है ये बन के तैयार हो जाएगा। अब एक छोटे से प्यारे से कंसेप्ट को सुनना ध्यान से। देखिए हम जब बात करते हैं तो मेटल से देखिए बच्चे इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं कहां पर? नॉन मेटल पे, और यही रीजन है कि मेटल पे प्लस का चार्ज होता है और नॉन मेटल्स पे देखिए माइनस का चार्ज हो जाता है। ये छोटा सा पॉइंट समझ गए? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए वो कौन सा बॉन्ड होता है, वो कौन सा बंध बनता है जिसके अंदर पूर्ण हस्तांतरण होता है, देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स देखिए बच्चे होते हैं किसकी बॉन्ड के अंदर? आयनिक बॉन्ड के अंदर। तो आयनिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किया जाता है। ये फैक्ट आप यहां पे समझिएगा, ठीक है? चलो आप जरा यहां पे देखिए, सोडियम है और ये क्लोरीन है। तो सोडियम देखिए मेटल है, क्लोरीन बच्चे हमारा क्या है? अधातु है। तो सोडियम के ऊपर पाए जाने वाले एक इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे क्लोरीन ने एब्जॉर्ब कर लिया। इससे हुआ क्या भैया कि दोनों की जो यहाँ पे वैलेंसीज हैं और दोनों की जो भी है शेल्स हैं वो पूरी हो जाती हैं। तो आप देख पाएंगे बच्चे बहुत ही बढ़िया तरीके से कि किस प्रकार से यहाँ पे मेटल से नॉन मेटल्स में देखिए इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर किया जाता है, और यहाँ पे बॉन्ड बनता है बच्चे, कौन सा बॉन्ड बनता है? हमारा आयनिक बॉन्ड बनता है। चलो जल्दी से बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आंसर क्या होने वाला है, बताइए जल्दी से
कि इनमें से कौन सा एंजाइम है देखिए बेटा जो कैटलाइज करता है कन्वर्जन ऑफ द ग्लूकोज टू इथेनॉल। बेटा जल्दी बताओ मुझे सबके सब कमेंट के अंदर कि यहाँ पे कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को देखिए बनाता है, क्या यहाँ पे इथेनॉल बनाता है, जल्दी बताइए सबके सब कमेंट के अंदर। और मुझे कमेंट में ये भी बताइए भैया कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। इतनी प्यारी प्यारी क्लासेस मैं आपके लिए लेके आऊं, इतनी शानदार क्लासेस लेके आऊं, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है आप इस क्लासेस को बेटा लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। आज हमारी पहली क्लास है, तो देखो मैं आपको पहले बता रहा हूं कि रोज सुबह मंडे टू फ्राइडे आपको एएलपी के लिए और इसी तरह की बहुत ही शानदार मैं साइंस की प्रैक्टिस कराने वाला हूं, और बीच बीच में आपको मैं बहुत प्यारे प्यारे कंसेप्ट भी है जो समझाने वाला हूं, ठीक है। जल्दी बताइए, जाइमेज है, इन्वर्टेज है, माल्टेज है, डायस्टेज है। अब इनमें से बहुत से बच्चे देखिए इसका आंसर मुझे गलत कर रहे हैं। आपको मैं सारी की सारी बातें क्लियर कर दूं बच्चे कि यहाँ पे यूज किया जाने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा है, जाइमेज है। सर फॉर्मुला कैसे बनेगा, फॉर्मुला बता दीजिए, फॉर्मुला बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो भैया फॉर्मुला समझते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं ना बच्चे, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ग्लूकोज का इथेनॉल में कन्वर्जन है, तो ग्लूकोज का इथेनॉल में कन्वर्जन कैसा कन्वर्जन है, यहाँ पे एरोबिक है, एनारोबिक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में है। देखिए ग्लूकोज की बात करते हैं तो फॉर्मुला बनता है C6H12O6, सुनो ध्यान से, तो यहां पे फॉर्मूला बनता है C6H12O6। अब यहां पर हमें देखिए फॉर्मेशन करना है बच्चे किसका, इथेनॉल का फॉर्मेशन करना है। सुनो सुनो जो मैं बता रहा हूं बहुत प्यारा कंसेप्ट, देखिए हमें फॉर्मेशन करना है, इथेनॉल का फॉर्मेशन करना है, तो फॉर्मूला बनेगा C2H5OH का। तो ये जो C2H5OH बना है ये इथेनॉल का फॉर्मेशन बना है, एक्वस फॉर्म में बनता है, ये फैक्ट आप यहां पे समझिएगा। और ये जो प्रोसेस होती है बच्चे, इस प्रोसेस को देखिए हमने नाम दिया फर्मेंटेशन की प्रोसेस। फर्मेंटेशन को बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इस फर्मेंटेशन को देखिए बच्चे हिंदी में बोलते हैं किण्वन की क्रिया। और ये जो किण्वन की क्रिया होती है ये होती है कैसी, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन के बिना में, तो बेटा आंसर है ऑक्सीजन के बिना में। ये फैक्ट आप यहाँ पे समझिएगा, पहली बात ये है। अब इसके लिए ना जिस एंजाइम की हम यूज करते हैं, तो वहां पे जो आने वाला एंजाइम है बच्चे, इस एंजाइम का नाम है जाइमेज। क्या नाम है, जाइमेज है, तो गलती मत करना। तो यहाँ पे जिस एंजाइम का यहाँ पे यूज करेंगे फॉर द प्रोसेस, वो यहाँ पे कौन सा है, जाइमेज है। अच्छे क्वेश्चन में से बन जाता है, फैक्ट यहाँ पे समझिए। क्लियर है सारी बातें। चलो भैया इन्वर्टेज की बात करते हैं। सर इन्वर्टेज कहां पे यूज करते हैं, देखिए तो इन्वर्टेज देखिए बेटा यूज करता है केन शुगर में। सुनो, तो जो गन्ने वाली शुगर होती है ना केन शुगर, तो केन शुगर को हम तोड़ते हैं, किसमें तोड़ते हैं भैया, तो केन शुगर को तोड़ा जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। देखिए तो केन शुगर को तोड़ते हैं ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, तो इसके लिए हम देखिए इस्तेमाल करते हैं किसका, इन्वर्टेज का इस्तेमाल करते हैं। सर माल्टोज का इस्तेमाल कहां पे करेंगे, तो माल्टेज का देखिए इस्तेमाल करते हैं जब हम माल्टोज से, सुनो, तो हम जब माल्टोज से किसका देखिए फॉर्मेशन करते हैं बेटा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं या शुगर का फॉर्मेशन करते हैं, तब इसका इस्तेमाल करते हैं। और डायस्टेज, डायस्टेज देखिए बच्चे यहां पे तोड़ा जाता है किसके लिए, तो आंसर है कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए होता है। आप सिंपल सी बात यहां पे समझना कि हम जब यहां पे स्टार्च को बेटा किस में तोड़ते हैं, ग्लूकोज में तोड़ते हैं। तो ये फैक्ट भी मैंने बता दिए सारे के सारे, ठीक है। प्लीज यहां पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से। देखिए स्कर्बी बेटा जल्दी करना है, हमें खत्म करने क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो हम जब बात करते हैं स्कर्बी के बारे में, स्कर्बी किसकी कमी से होती है, देखिए बेटा स्कर्बी जो बीमारी होती है वो होती है विटामिन सी की कमी से। और विटामिन सी की अगर मैं बात करूंगा तो विटामिन सी को एक नाम दिया गया है जिसे बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, गलती मत कीजिएगा, ये सारा का सारा फैक्ट आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। तो विटामिन सी की कमी से, तो विटामिन सी जो है ना बेटा उसे एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, ये फैक्ट समझो। तो एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से यहाँ पे देखिए इस प्रकार की बीमारी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्कर्बी बीमारी बोलते हैं। तो स्कर्बी बीमारी किस कारण से बेटा, तो आंसर विटामिन सी की कमी से है। अच्छा विटामिन के की अगर मैं बात करूं, विटामिन के कहा जाता है बेटा, तो विटामिन के को फ्लिक्विनॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लिक्विनॉन बोलते हैं। फ्लिक्विनॉन की अगर मैं बात करूंगा, सर 10th का बी होगा ना, 10th का बी मतलब नहीं बेटा 10th का ए होगा ना, सही तो लिखा मैंने, क्या दिक्कत है नालायक को। इतना बढ़िया तरीके से मैंने कंसेप्ट तुम्हें समझाया सारा का सारा, तुम अभी भी यहां पे दिक्कत देते हो। पूजा बेटा 10th का ए है। चलिए तो विटामिन के देखिए बच्चे फ्लिक्विनॉन हो जाता है। विटामिन के की अगर मैं बात करूंगा तो विटामिन के की कमी से हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड क्लॉटिंग है वो प्रॉपर्ली हो नहीं पाती है और हमें बहुत सारी बीमारियां बन जाती हैं। अगर हम बात करते हैं विटामिन बी टू के बारे में, तो बेटा विटामिन बी टू को हम राइबोफ्लेविन बोलते हैं और ये हमारे शरीर के अंदर वाटर की बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। विटामिन ए का मतलब रेटिनॉल होता है। रेटिनॉल हमारे शरीर के अंदर देखिए बहुत ही फेमस विटामिन माना गया है। और विटामिन ए की हम जब बात करते हैं तो इसकी कमी से हमारे शरीर के अंदर रात में हम देख नहीं पाते, जिसे रतौंधी, या हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे रात का अंधापन बीमारी जो हो जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही बढ़िया। चलो
द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, ये देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है, जरा सबके सब देखो ध्यान से। चलो अब हम देखिए जब बात करते हैं टाइम पीरियड के बारे में, तो टाइम पीरियड यहाँ पे क्या है, इस छोटी छोटी बातों को जरा समझिएगा अच्छी तरीके से। देखिए बेटा मैं एक बात आपको आज एक बहुत अच्छी तरह से बताता हूँ, सुनो क्या है। देखो आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि मैं यूट्यूब पे बेटा प्रैक्टिस करा रहा हूं। इसके बाद हुआ क्या ना कि यूट्यूब पे प्रैक्टिस कराते कराते आज तो आप लोग आए हैं देखने के लिए कि भैया पढ़ाते हैं, ठीक है पढ़ाते हैं, लेकिन तुम मुझे पूरा पता है कि आप में से आधे विद्यार्थी बाद में गोल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे तुम कभी सीरियस हो नहीं पाए जिंदगी में, और मैं यही कहता हूं बेटा कि अगर सीरियस नहीं हो पाए तो तुम्हारा सिलेक्शन कभी हो ही नहीं पाएगा। तो प्लीज सीरियस होना शुरू हो जाओ, और यही रीजन है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि एप्लीकेशन पे क्यों पढ़ो, क्योंकि एप्लीकेशन पे ना आप यहाँ पे जब पढ़ते हैं तो सीरियस होते ही पढ़ते हैं, मैं सत्य बता रहा हूं। और जब तक आपके अंदर कंटिन्यूटी नहीं होने वाली आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। सही बताऊंगा भैया, छोटा पॉइंट है, ठीक है। आ जाओ अब देखिए हम पेंडुलम की बात करते हैं। अब पेंडुलम के अंदर देखिए दो चीजें बेटा, एक तो हमारे लेंथ होती है और यहाँ पे हमारा बॉब लटक रहा है जिसके ऊपर देखिए जी लग रहा है, इसका कहीं ना कहीं छोटा सा एम मास हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो लगने वाला टाइम पीरियड है बच्चे, उसका फॉर्मूला बनता है टी इक्वल टू 2 पाई रूट में एल बटे जी। अब देखो ये बेटा यहाँ पे छोटा सा फॉर्मूला है जो इस पे लगने वाला है। अब जरा मुझे ये बता दो कि यहाँ पे लंबाई पे डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन क्या इसके बच्चे यहाँ पे मास पे डिपेंड करता है? नहीं, इसके मास पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है ऑन दी छोटा जी। छोटा जी बोले तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ऑप्शन में देखिए मास दिया है, लेंथ दी है, टाइम दी है, बोथ ए एंड बी दी है। तो बेटा हम जब बात करेंगे, देखिए छोटा सा पॉइंट यहाँ पे जरा समझना, तो ये मास पे तो डिपेंड करता ही नहीं है। देखो यहां से मैंने बताया अभी आपको कि ये जो हमारा फॉर्मूला है ये मास पे डिपेंड नहीं करता, लेंथ पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता, बोथ तो हो नहीं सकता। तो आंसर हमारा लेंथ हो जाएगा, लेंथ इज द राइट आंसर। लॉजिक क्लियर है? तो इसका आंसर देखिए बच्चे हम जब बात करते हैं ना, तो जो विद्यार्थी इसका आंसर यहाँ पे बोथ लगा रहे थे, बोथ लगा रहे थे, वो आंसर गलत है, बोथ आंसर नहीं होगा। इसका सही आंसर बच्चे होने वाला है लेंथ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। लॉजिक क्लियर है सारी बातें? अब देखिए अब मुझे जरा एक छोटा सा पॉइंट बताओ, अगर मैं इस टाइम पीरियड को देखिए बच्चे स्पेस में ले जाऊं, कहां पे ले जाऊं? स्पेस में ले जाऊं, अंतरिक्ष में ले जाऊं, तो अब क्या सीन होने वाला है? अगर मैं इसी को देखिए बच्चे अंतरिक्ष में ले जाता हूं तो अंतरिक्ष में जी का मान कितना होगा बेटा? 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि अंतरिक्ष में जाने पर हमारा ये जो छोटा जी होता है वो 0 हो जाएगा। अब जब हमारा छोटा जी 0 हो जाएगा तो टी का फॉर्मूला क्या बनेगा? टी इक्वल टू 2 पाई रूट में एल बटे 0। और आपने मैथ्स में इतना तो पढ़ा होगा, इतना तो पढ़ा होगा कि अगर किसी के नीचे बेटा 0 आता है ना तो टाइम पीरियड हमारा देखिए अनंत हो जाता है, जिसे बोलते हैं इनफाइनाइट। तो इस वाली कंडीशन में जो टाइम है बेटा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। ये फैक्ट आप यहाँ पे समझना। लॉजिक क्लियर है? तो क्वेश्चन कभी कभी इस प्रकार से बन सकते हैं कि अगर मैं सर एक सरल लोलक की घड़ी को, एक सिंपल पेंडुलम की घड़ी को यहाँ पे स्पेस में लेके जाता हूं, तो स्पेस में ले जाने पर उस पर क्या होने वाला है? तो स्पेस में ले जाने पर बच्चे उसका जो टाइम पीरियड होता है ना वो अनंत हो जाता है, वो इनफाइनाइट हो जाता है। लॉजिक समझ गए? गलती मत करना, अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, चलो फैक्ट समझ गए, छोटा सा पॉइंट। देखिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से। इनमें से बेटा किसका उपयोग यहाँ पे किया जाता है कृत्रिम रूप से पकाने के लिए? देखिए फलों को पकाने की हम बात कर रहे हैं, और तुमने गाना सुना अमिया से आम हुई, है ना? देखो ध्यान से जो मैं कह रहा हूं बेटा सुनो। तो हम जब बात करते हैं तो कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए, सब्जियों को पकाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो यहाँ पे गैस का यूज किया जाता है जिसे बोलते हैं एथिलीन गैस। कौन सी एथिलीन गैस है? ये फैक्ट आप यहाँ पे समझना। तो कृत्रिम रूप से मतलब आर्टिफिशियल रूप से पकाने के लिए हम यहाँ पे जिसका यूज करते हैं बच्चे वो एथिलीन गैस होती है। एथिलीन को ना एथीन भी कहते हैं, अगर आपको नहीं पता होगा मैं बता दूं देखिए ध्यान से कि इससे यहाँ पे देखिए बच्चे एथीन भी कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या बनता है भैया? तो इसका फॉर्मूला बनता है C2H4। क्या बनता है? C2H4 बनता है। कुछ जो संरचना वो ऐसी बनती है, आप इसको यहाँ पे नोट कर सकते हैं, लिखिए जल्दी से। चलिए क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से कि साबुन में कौन सा क्षार उपस्थित होता है? अगर हम देखिए बात करते हैं कि विच अल्कली इज प्रेजेंट इन दी सोप। देखिए सोप बेटा कैसा है हमारा? एसिडिक होता है, बेसिक होता है बेटा, C2H2 नहीं है। सुनो ध्यान से तुम लोग नालायक हो यार सबके सब। चलो यहां देखो ध्यान से, अगर मैं बात करता हूं साबुन के बारे में, तो साबुन के अंदर बेटा कौन सा क्षार होता है? देखिए क्षार की हम बात करते हैं, देखिए तो क्षार का मतलब सिंपल सिंपल ये है कि क्षार के अंदर देखिए बच्चे हम जब बात करेंगे तो अल्कली है। अब अल्कली का देखिए बेटा मतलब होता है कि वाटर सोल्यूबल बेस। सुनो ध्यान से,
एक ऐसा बेस देखिए बच्चे जो वाटर सॉल्युबल होता है, जो वाटर सॉल्युबल बेस होता है, जो पानी में घुलनशील बेस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अल्कली। क्या बोलते हैं? अल्कली बोलते हैं। ये फैक्ट आप यहाँ पे समझना। तो जिसको देखिए बच्चे बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिए बनता है कि सर अल्कलीज क्या होते हैं, तो वाटर सॉल्युबल जो बेस होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? अल्कली बोलते हैं। अब साबुन के अंदर हम जब बात करेंगे ना, तो साबुन में बेटा यूज किया जाता है किसे? देखिए तो आंसर है सोडियम हाइड्रोक्साइड को। तो साबुन के अंदर देखिए कौन सा है? NaOH है, जिसे हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज करते हैं। तो आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। फैक्ट आप यहाँ पे समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो बन जाता है। देखिए गलती मत करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से। यहाँ पे दाब की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? देखिए प्रेशर की बात करते हैं, सुनो। अगर हम देखिए बेटा बात करते हैं प्रेशर के बारे में, तो प्रेशर यहाँ पे सिंपल बनता है फोर्स अपॉन एरिया। देखो ध्यान से, तो हम जब बात करते हैं तो प्रेशर हमारा होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर डेट इज F/A। ये फैक्ट आप यहाँ पे समझना, छोटा सा फॉर्मूला आपको यहाँ पे नोट आएगा। अब देखिए ये बताओ मुझे, छोटा सा पॉइंट है बेटा ये, कि हम जब बात करते हैं प्रेशर के बारे में, तो प्रेशर देखिए कैसे निकालते हैं, सुनो। तो फोर्स होता है देखिए बच्चे हमारे किस में? न्यूटन में। हम जब एरिया की बात करते हैं, एरिया किस में? मीटर स्क्वायर में है। और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को देखिए बच्चे बोलते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं। अब क्योंकि ऑप्शन के अंदर पास्कल दिया, बिल्कुल दिया, तो हमारा आंसर देखिए यहाँ पे पास्कल हो जाएगा। तो हमारा आंसर देखिए बच्चे क्या है? पास्कल है। ये फैक्ट आप यहाँ पे समझ गए, गलती मत कीजिएगा। अब एक छोटी सी बात को और सुनो, सर डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होने वाला है? देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए बेटा। फोर्स का फॉर्मूला होता है MLT-2, तो ML स्क्वायर नहीं है, MLT-2। एरिया क्या देखिए बच्चे हमारा L स्क्वायर हो जाएगा। तो L से एक L यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो हम जब बात करते हैं बच्चे, तो इसका फॉर्मूला बनता है ML-1। देखिए बच्चे, तो ML-1 T-2। यहां पे ये छोटा सा कॉन्सेप्ट बनेगा किसके बारे में? देखिए बच्चे, तो आंसर है प्रेशर के विमीय सूत्र के बारे में, यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में। तो ये भी नोट कर लीजिएगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन पूछ सकते हैं कि सर इसका यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला बता दीजिए। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए आगे चले। देखिए हम जब बात करते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया, सुनिए। हाइड्रोलिक लिफ्ट की अगर मैं बात करूंगा बच्चे, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट यहाँ पे किस सिद्धांत पर, किस यहाँ पर कंसेप्ट पर काम करती है? देखिए अब यहाँ पे ना पास्कल का नियम आता है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल बेटा समझना, छोटा सा पॉइंट है, इसका एरिया A1 है और इस पे लगने वाला प्रेशर P1 है। मान लीजिए भैया इसका एरिया A2 है और इस पे लगने वाला प्रेशर P2 है। तो ये कहा जाता है ये कहा जाता है देखिए बच्चे, कि यहाँ पे जो F1 होगा वो हो जाएगा हमारा P1A1, बोलो हाँ या ना। और यहाँ पे देखिए बेटा हमारा जो F2 होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा P2A2 हो जाएगा। अब यहाँ पे पास्कल के द्वारा ये कहा गया कि किसी भी बंद बक्से में या किसी भी बंद बर्तन में जो वैल्यू ऑफ द फोर्स होती है वो बराबर हो जाती है। इसका मतलब क्या? देखिए कि F1 का मान F2 के बराबर है। इससे हमें निकलता है P1A1 इक्वल्स टू देखिए बच्चे क्या है? P2A2। अब हम निकालते हैं कि P1/P2 इक्वल्स टू देखिए बच्चे क्या हमारा? A2/A1। और इसी का हम यूज करते हैं बहुत सारे यहाँ पे कंसेप्ट के अंदर, तो ये समझ लो। और इसे बोलते हैं पास्कल का लॉ। और ये देखिए बच्चे डिपेंड करता है पास्कल के सेकंड लॉ पर। किस पर? देखिए पास्कल के सेकंड लॉ पर है। ये फैक्ट आप यहाँ पे समझना। न्यूटन चाचा के जो नियम थे ना, वो दिए गए हैं फॉर द मोशन ऑफ द, यहाँ पे मोशन ऑफ द बॉडीज, मतलब हमारे हमारे पृथ्वी पर जो मोशंस होते हैं, जो गति होती है, वो किससे होती है? न्यूटन चाचा के नियम से होती है। इसी तरह से हम देखिए जब बात करते हैं पास्कल के बारे में, तो पास्कल का ये कहना है बच्चे कि पास्कल बेसिकली यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो फ्लूइड पे काम करता है, मतलब द्रव्य पदार्थों पे काम करता है। और इनके दो नियम है, पहला नियम है, दूसरा नियम है, ठीक है। चलो तो इसमें आंसर देखिए हमारा बी हो जाएगा। चलो जब बैरोमीटर का पठनांक देखिए, तो बैरोमीटर की जब रीडिंग है बच्चे वो एकदम से गिर जाए तो क्या होती है? अब ये तीन बातों को जरा समझिए। देखिए छोटा छोटा पॉइंट है, सुनो। अगर हम देखिए बात करते हैं कि बैरोमीटर की रीडिंग देखिए अगर अचानक गिरे, देखो ध्यान से, ठीक है। हम देखिए जब बात करते हैं तो स्लो डाउन हो, देखो ध्यान से, स्लो डाउन हो जाए या फिर ड्रॉप हो, सिंपल सी बात यहां पे समझना। और देखिए बेटा तीसरी कंडीशन है कि स्लो देखिए अप हो जाए। तो तीन कंडीशन होती है, इन तीनों कंडीशन को जरा समझिए। देखिए छोटा सा पॉइंट है, अगर हम बात करते हैं एकदम से गिर जाए, तो बेटा वहां पे कंडीशन बनती है, देखिए किसकी? यहाँ पे आंधी तूफान की कंडीशन बनती है, या तो आंधी आएगी या फिर तूफान आएगा। ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझना। मतलब यहाँ पे कंडीशन किसकी देखिए बच्चे? स्ट्रॉन्ग की कंडीशन है। अगर धीरे धीरे गिरती है तो उस जगह पे देखिए रेनफॉल की कंडीशन यहाँ पे बन सकती है। और अगर यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि धीरे धीरे ऊपर जा रही है, तो बेटा हमारा मौसम कैसे? देखिए साफ है।
इसके अलावा कोई दूसरी कंडीशन यहाँ पे बनती नहीं है। तो लगा दीजिए आंसर क्या है। तो भैया यहाँ पे तूफान आएगा, बिल्कुल आएगा। देखिए ध्यान से, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। लप्पू सा क्वेश्चन था ये तो। और ऐसे ही क्वेश्चन देखिए आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। बताइए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है कि इनमें से बेटा कौन यहाँ पे कैंटिलीवर बीम का एक उदाहरण है। कैंटिलीवर, कैंटिलीवर की बात की जा रही है, जल्दी बताइए। देखिए कैंटिलीवर के बारे में आप नहीं जानते होंगे तो मैं बता दूं। आप लोगों ने देखिए कभी छज्जा देखा? छज्जा बोलो हाँ या ना। देखो, कभी अगर आप लोगों ने देखिए छज्जा देखा होगा तो छज्जा इज एग्जांपल ऑफ द कैंटिलीवर। सुनो ध्यान से, आपने छज्जा देखा? छज्जा देखो मैं बताता हूं, सुनो। नहीं देखा भैया छज्जा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये देखिए ध्यान से। तो अगर आपने कभी अपने घरों के अंदर देखिए छज्जा देखा होगा तो ये कैंटिलीवर का उदाहरण होता है। तो यहाँ पे बेस बना दिया मैंने, और बेस के ऊपर देखिए बच्चे ये जो बना है इसे बोलते हैं कैंटिलीवर। सुनो क्या बोलते हैं, देखिए तो ये जो बना है बच्चे इसे हम क्या बोलते हैं? कैंटिलीवर बोलते हैं। तो कैंटिलीवर के अंदर एक पोर्शन पे तो देखिए सपोर्ट मिलता है, बाकी हमारा पोर्शन कैसा? फ्री है। तो इसके अंदर यहाँ पे इस तरह का मोशन हो सकता है। अब बेटा हम जब बात करते हैं, छोटे सी पॉइंट को जरा समझना कि ये कहां पे यूज करते हैं? ब्रिज बनाने में यूज करते हैं? नहीं, ब्रिज बनाने में कैंटिलीवर का यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर ब्रिज बनाएंगे ना बेटा तो कैंटिलीवर का जो वेट है वो नीचे आकर ड्रॉप हो जाएगा। इसका देखिए हम यूज करते हैं किसमें? गोता लगाने वाले बोर्ड में। आप जरा नोटिस करना ध्यान से कि जब हम गोता लगाते हैं, डाइविंग करते हैं, तो डाइविंग में ऐसे उचकते हैं, बोलो हाँ या ना। तो हम जब उचकते हैं तो यहाँ पे हमारा जो बीम होता है, देखिए ध्यान से, बीम होता है जो जिस पर डाइविंग करते हैं, तो डाइविंग करने वाला जो बीम है वो किसका उदाहरण है? तो बेटा वो उदाहरण होता है कैंटिलीवर का। किसका? कैंटिलीवर का। समझ गए? गलती से अगर तुमने ब्रिज यहाँ पे कैंटिलीवर पे बना दिया ना तो ब्रिज यहाँ पे ओपनिंग पे ही कोलैप्स कर जाएगा। समझ गए? बड़े महान इंजीनियर हो साहब कि तुमने ब्रिज ओपन किया नहीं, ब्रिज चला गया नीचे, समझो। तो यहाँ पे आंसर हमारा ए है, इज द स्पेसिफिक आंसर, डाइविंग बोर्ड। चलो बताइए जल्दी से, फोटोस्टेट की जो मशीन है बेटा वो किस सिद्धांत पे काम करती है, किस प्रिंसिपल पे काम करती है? तो फोटोस्टेट की बेटा मशीन यहाँ पे काम करती है, यहाँ पे किस पर बच्चे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंसेप्ट पे काम करती है। ये फैक्ट सीधी सीधी पूछा गया। तो हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होते हैं उनको कैप्चर करती है, उसके बाद उनकी प्रतिछाया बनाती है, मतलब फोटोकॉपी बनाती है। ये फैक्ट आप यहाँ पे समझिएगा, ठीक है? क्लियर सारी बातें। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो के सिद्धांत पर हमारी जो फोटोस्टेट की मशीन है वो यहाँ पे काम करने वाली है। चलिए अब आप मुझे जल्दी से बताइए सबके सब कमेंट के अंदर कैसी लगी आपको आज की ये क्लास और कितना कुछ नया जानने को सीखने को मिला है। आप सबके सब मुझे कमेंट के थ्रू जल्दी से बता सकते हैं। और जिन साथियों ने बच्चे, जिन साथियों ने हम जब बात कर रहे हैं क्लासेस को नहीं अभी तक लाइक किया, बेटा एक बच्चा बोला सर प्रीवियस क्वेश्चन लेते तो मजा आता। बेटा मैंने सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पे उठाए हुए हैं, समझो ध्यान से। आप ये मान के चलना कि आपको बताने की जरूरत नहीं कि मैं आपको क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। ये वैट मान के चलो कि मैं आपको वही पढ़ा रहा हूं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, और मैंने वही सब चीजें बहुत डिटेल से उठाई हैं। तो आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आप मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कि कैसे लगी आपको आज की क्लास। जो भी कहना चाहते हो कमेंट के थ्रू जरूर कीजिएगा। तो साथियों मैं पहले कह दूं कि सिलेक्शन के लिए इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, सिलेक्शन के लिए इतना तो पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। और आप यहाँ पे इंडिया के सबसे बेस्ट टीम के साथ जुड़े हैं, और आज ही देखिए साथियों हमारे रेलवे रिकॉर्ड ब्रेकिंग बैच में जुड़िए। क्योंकि मैं पहले कहता हूं यूट्यूब पर आप अपने थ्योरीज को, अपने कंसेप्ट को, अपने नोट्स को नहीं बना पाएंगे, इसके लिए आपको एप्लीकेशन पर आना ही पड़ेगा। तो यही सही समय है अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का। जुड़िए हमारे साथ में बहुत ही शानदार प्यारे से कंसेप्ट में। तो हमारे आरआरबी वाले बैच में जुड़िएगा, और जहां पर आपको इंडिया की सबसे बेस्ट टीम मिलने वाली है आपके सभी के सभी रेलवे के एग्जामिनेशंस के लिए। तो दोबारा से सोचना ना पड़े, क्योंकि आरआरबी एक ऐसा बैच है जहां पे आप अपनी सारी की सारी समस्याओं का जो समाधान है ये प्राप्त कर सकते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं साथियों कि क्वालिटी को चुनिए, क्योंकि क्वालिटी हमेशा हमेशा क्वांटिटी पर भारी पड़ती है। तो ये जो परिवार है ना साथियों, ये आपके क्वालिटी वाला परिवार है। तो इन सभी बातों से मैं आपसे लेता हूं विदा। हम मिलेंगे कल सुबह 9 बजे की इसी प्यारे से शानदार सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।